नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। और अब इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपकी 12th अकाउंटेंसी के दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं। मतलब अभी तक हमने एनपीओ और पार्टनरशिप को क्लीन किया, अब हम अगले पार्ट अंश पूंजी में आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, अंश पूंजी। ठीक है, अब देखिए कंपनी जो आपकी दूसरी बुक है उसका पहला चैप्टर है अंश पूंजी, है ना। मतलब कि इसमें कंपनी का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। तो कंपनी की बात करते हैं। कंपनी क्या है? कंपनी व्यक्ति या व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है। कंपनी व्यक्ति नहीं, सॉरी, कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है तथा यह विधान द्वारा निर्मित की जाती है। विधान द्वारा मतलब लॉ द्वारा, मतलब कि कंपनी एक्ट द्वारा, जो कि पुराना 1956 था और अभी चल रहा है 2013। इसका स्वयं का प्रबंधन संचालक मंडल, पूंजी व स्वयं की सार्वमुद्रा होती है। ये कंपनी की आपकी परिभाषा हो गई। कंपनी की विशेषता है, कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है, मतलब कृत्रिम व्यक्ति भी कह सकते हैं और वैधानिक व्यक्ति भी कह सकते हैं, जो विधान द्वारा निर्मित है। सार्वमुद्रा, कंपनी का एक कॉमन सील होता है। ऐच्छिक संगठन, मतलब कि कंपनी में शेयर आप खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं, इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। संचालक मंडल द्वारा संचालन, अब ये जो कंपनी है इसमें शेयर होल्डर तो बहुत होते हैं, पर इसका संचालन कौन करता है? मैनेजमेंट जो बोर्ड होता है वो करता है, संचालक मंडल करता है। आगे बढ़े तो कंपनियों के प्रकार। कंपनी 3 तरह की होती है वैसे, एक व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। तो कंपनियों के प्रकार के हिसाब से हम इसमें कंपनियों में अंतर भी कर सकते हैं। कंपनियों में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके तीनों चीज क्लियर हो जाएंगे। सदस्य संख्या, एक व्यक्ति कंपनी ओपीसी 1% कंपनी जिसको कहते हैं, इसमें एक सदस्य होता है। प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 तथा अधिकतम 200 होते हैं, और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 तथा अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। नाम, इसको जो है ओपीसी क्या क्या बुलाया जाता है, और इस कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है और इस कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा जाता है। प्रविवरण मतलब कि प्रोस्पेक्टस नहीं जारी किया जाता क्योंकि शेयर होल्डर ही नहीं है। जारी करना आवश्यक नहीं, कर भी सकते हैं, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में, मतलब सार्वजनिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस प्रविवरण जारी करना आवश्यक होता है। अंशों का आवंटन, अब 1% कंपनी में अंशधारी है नहीं तो अंशों का आवंटन नहीं करना, चयनित लोगों को ही आवंटन। प्राइवेट कंपनी में जिनको भी प्रोमोटर्स चाहते हैं उनको ही शेयर मिलते हैं, और सार्वजनिक कंपनी में अंशों का जो आवंटन होता है वो जनता में होता है। संचालक संख्या, संचालक मैनेजर, ओपीसी में कम से कम 2 और अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 और अधिकतम 15, और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 तथा अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। अब अगला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका अंश से क्या तात्पर्य है ना। कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे भागों में बटी होती है उन्हें अंश कहा जाता है। ये तो हो गई परिभाषा, है ना। अंशों के प्रकार, अंश 2 प्रकार के होते हैं, समता अंश है और एक पूर्वाधिकार। आप जानते हैं समता अंश की विशेषताएं अगर आप जान ले तो समता अंश क्या होता है ये भी आप समझ सकते हैं। नंबर 1, समता अंशधारी जो होते हैं वो वास्तविक स्वामी होते हैं कंपनी के, मतलब साधा निर्णय इनके ऊपर होता है। लाभांश की दर निश्चित नहीं, समता अंशधारियों को जो भी प्रॉफिट बचता है ना बाद में लास्ट में वो सब इनको मिलता है। लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। दूसरा, लाभांश निश्चित नहीं। देखो, दर निश्चित नहीं और लाभांश निश्चित नहीं, इसका मतलब है कि ना तो परसेंटेज निश्चित है और ना ये निश्चित है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं भी मिल सकता है और मिल भी सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। जोखिम, अब देखिए, अब इनकी लाभांश दर निश्चित नहीं है तो जोखिम इनको ऊपर सबसे ज्यादा होता है। ऋण पत्रों और पूर्वाधिकार अंशों के मुकाबले सभी मामलों में मताधिकार, ये कंपनी के सभी मामलों में इंटरफेयर कर सकते हैं। कंपनी समापन पर सबसे अंत में भुगतान, मतलब सबसे पहले लेनदारों को, फिर पूर्वाधिकार अंशधारियों को और लास्ट में इनको भुगतान किया जाता है। अगला है हमारा पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश जैसा कि नाम से प्रदर्शित होता है, जिन अंशधारियों को समता अंशधारियों से पहले अधिकार होता है उन्हें पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। विशेषताएं, वास्तविक स्वामी नहीं, जब समता अंशधारी वास्तविक स्वामी थे तो ये वास्तविक स्वामी नहीं होंगे। अगला है लाभांश की दर निश्चित, देखो उसमें अनिश्चित थी, इसमें निश्चित है। समता अंशधारियों से पहले लाभांश मिलता है और
जोखिम भी कम होता है बजाय कि समतांशधारियों के केवल अपने मामलों में मताधिकार। समतांशधारियों को सभी मामलों में होता है। कंपनी के समापन पर समता से पहले भुगतान, ऋण पत्रों के तो बाद में भुगतान होता है परंतु समता के पहले। और ये जो दोनों विशेषताएं हमने देखी है इसके आधार पर हम इनमें अंतर कर सकते हैं। जो 3 क्वेश्चन पढ़े हमने, समता की विशेषताएं, पूर्वाधिकार की विशेषताएं और समता तथा पूर्वाधिकार अंशों में अंतर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर में बन सकता है, 5 नंबर में बन सकता है, छोटा भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में भी। स्वामित्व, समतांशधारी वास्तविक स्वामी होते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी स्वामी वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं। मताधिकार, सभी मामलों में मताधिकार होता है इनको केवल अपने मामलों में मताधिकार होता है। लाभांश दर अनिश्चित, लाभांश दर इनकी निश्चित नहीं होती है, इनकी लाभांश दर निश्चित होती है, ठीक है। जोखिम, सर्वाधिक जोखिम होता है इनको, क्यों? क्योंकि लास्ट में इनको प्रॉफिट मिलता है। समता से कम जोखिम होता है पूर्वाधिकार अंशों को। समापन पर भुगतान सबसे अंत में और समता से पहले, तो ये अंतर हो गया। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार अब पढ़ लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है ना। अधिक पूर्वाधिकार अंश कैसे कैसे होते हैं? नंबर 1 है संचयी पूर्वाधिकार अंश, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन पे लाभों का संचय हो सके। जैसे अब मान लिया जाए कि 100 पूर्वाधिकार अंश है ना, 100 पूर्वाधिकार अंश है जिन पर लाभांश की दर है 10% और ये 10 रुपए वाले पूर्वाधिकार अंश है, तो 1000 रुपए की तो पूंजी हो गई। इन पे लाभांश कितना बनता है? 10% मतलब कि 100 रुपए। अब मान लो 2016 में लाभांश कितना मिला? केवल 80 रुपए। तो अगले साल 2017 में कितना मिलना चाहिए? 100 तो इस साल का प्लस 20 पिछले साल का। तो अगर ये प्राप्त करने का अधिकार इनको है तो ये कौन से अंश होंगे? संचयी पूर्वाधिकार अंश। और अगर ये लाभ प्राप्त करने का, है ना, अगर ये लाभ प्राप्त करने का अधिकार इनको नहीं है तो ये कौन से अंश कहलाएंगे? असंचयी पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश उनको कहेंगे जिन पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। और जिनको नहीं किया जा सकता उन्हें क्या कहेंगे? अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, जिन अंशों का शोधन मतलब कि जो पुनर्भुगतान है वो जीवन काल में, कंपनी के जीवन काल में संभव है, उसे शोधनीय, तथा जिनका संभव नहीं है उसे अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, भागयुक्त मतलब कि जो कंपनी के अवितरित लाभों में भाग रखने का अधिकार रखते हैं वो भागयुक्त, और जिन्हें नहीं मिलता है वो पूर्वाधिकार कौन से? अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। अंशों का हरण, अगली स्टेप कि अंशों का हरण क्या होता है? जब कोई अंशधारी कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों पर एक या अधिक याचनाएं नहीं चुका पाता है ना, तो उसके अंश निरस्त कर देती है कंपनी, जिसे अंशों का हरण कहा जाता है। मतलब कंपनी ने जो अंश जारी किए हैं उन पर अगर अंशधारी कोई आवंटन की राशि या याचना की राशि नहीं चुका पाया तो कंपनी क्या करती है? उसके अंशों का हरण कर लेती है, जिसे अंशों का हरण कहा जाता है। अंशों के हरण की प्रक्रिया क्या है देखते हैं। देखिए अंशों के हरण की प्रक्रिया, ये जो कंपनी सचिव होता है, कंपनी सेक्रेटरी, ये क्या करता है? सबसे पहले तो लिस्ट तैयार करता है, लिस्ट डिफॉल्टर की, कि भैया कौन कौन है, नाम बताओ तो जिन्होंने याचनाओं का पैसा नहीं दिया। एक लिस्ट तैयार करता है, तो सबसे पहले सूची तैयार करना, उसके बाद नोटिस भेजता है। जो जो भी डिफॉल्टर है ना, इनको एक नोटिस भेजता है, आपका जो है पैसा फलाना ठिकाना इस याचना पे नहीं है, तो वो नोटिस भेज देता है। सूची तैयार कर ही ली उसने, है ना। अब नोटिस का यदि इस कंपनी को अगर इस शेयर होल्डर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो कंपनी क्या करती है? उसको एक और चेतावनी पत्र भेजती है कि भैया हमने आपको एक नोटिस भेजा था, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो हम इन अंशों क्या कर लेंगे? हरण कर लेंगे। अगर फिर भी इनका कोई जवाब नहीं आता तो कंपनी संचालक मंडल की सभा में अंशों को निरस्त कर देती है, ठीक है। तो इस प्रकार कंपनी अंशों का हरण कर देती है। देखो इस चैप्टर को, है ना, थ्योरेटिकल भी समझा जा सकता है, बहुत आसान है ना। जो भी मेन इश्यूज थे इस चैप्टर के वो अपन ने डिस्कस किए। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे कि कंप्लीट हो जाए आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी। नेहा लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 5000 समता अंश 2 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित किए, जिन पर 3 रुपए आवेदन तथा 6 रुपए आवंटन प्रीमियम सहित तथा 3 रुपए याचना पर दिए थे। निम्न परिस्थितियों में कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्टियां कीजिए।
अब परिस्थितियां क्या है, समस्त राशि एक साथ प्राप्त हो गई। अब सबसे पहले तो यहां आप एक शेड्यूल जमा लीजिए कि कंपनी ने एप्लीकेशन पर कितना पैसा मांगा था, 3 रुपए। अलॉटमेंट पर मतलब आवंटन पे कितना मांगा था, 6 रुपए। पर ये 2 रुपए प्रीमियम सहित था, तो आवंटन का कितना हुआ, 4 रुपए हुआ। कॉल पे कितना मांगा, 3 रुपए। तो 3 3 6 6 12 हो रहा है। 12 क्यों हो रहा है, जो है इसमें प्रीमियम का भी शामिल है ना, इसमें प्रीमियम का पैसा भी शामिल है, इसलिए तो 10 + 2 बराबर 12 हुआ। अगर कंपनी इसे एक साथ भुगतान कर दे अंशधारी, अगर कंपनी को अंशधारी एक साथ भुगतान कर दे समस्त राशि, तो क्या होगा, देखो समस्त राशि एक साथ प्राप्त हो जाए ना, तो 2 ही एंट्री होती है। नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब एप्लीकेशन भी एक साथ हो गई और अलॉटमेंट भी एक साथ हो गई। अब शेयर कितने थे देख लीजिए, शेयर है 5000, 10 रुपए वाला एक है, और 10 रुपए तो ये और प्रीमियम के 2 रुपए दोनों एक साथ प्राप्त हो गए, है ना। तो 5000 पे आपको कितना प्राप्त हुआ, 12 रुपए, तो ये 60,000 रुपए आपको प्राप्त हो गए, 60,000 रुपए। अगली एंट्री क्या बनेगी इसकी, अगली एंट्री देख लेते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इन तो देखिए दोस्तों, ये अगली एंट्री बन जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब कि कैपिटल कितना था, कैपिटल जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट करें तो शेयर का जो अंकित मूल्य होगा, फेस वैल्यू होगा, उससे शेयर के नंबर ऑफ शेयर को इंटू कर दीजिए, कितने का हो रहा है, 50,000। अच्छा, प्रीमियम कितनी है, प्रीमियम है 2 रुपए और शेयर है 5,000, तो प्रीमियम हो गई 10,000। और आप देख पा रहे हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट अपन ने 60 से किया था, तो डेबिट भी कितने से करेंगे, 60 से। तो समस्त राशि जब एक साथ प्राप्त हो जाए तो ये एंट्री हम करेंगे। अगर राशि याचनानुसार प्राप्त हुई है, याचनानुसार मतलब एप्लीकेशन का अलग, एप्लीकेशन का भी मिला है, अलॉटमेंट का भी मिला है, याचना का भी मिला है, सब यथावत प्राप्त हुआ है, तो कैसे क्या करेंगे। अब देखिए, इसमें पहले मैं यहां लिख लूं 5,000 अंश है, अपन जानते हैं एप्लीकेशन पे 3 मिलना है, अलॉटमेंट पे 6 मिलना है, कैसे 4 + 2, और कॉल पे 3। जब आप क्वेश्चन करने बैठे तो ये शेड्यूल जरूर लिख लें आप, है ना। अब पहली एंट्री एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, खाली एप्लीकेशन की है, तो 5,000 हमारे पास अंश है, 3 रुपए एप्लीकेशन का बनता है, 15,000 एप्लीकेशन पे आएगा, ठीक है। अगली एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई आपकी रिसीव की एंट्री, ये हो गई आपकी ड्यू की एंट्री जो आपने पढ़ाई है साल भर में। अब 15,000 इसका, 15,000 इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की बात करें तो पहले इसमें ड्यू की एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, परंतु इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, उसका भी ध्यान रखें। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अब देखिए, अलॉटमेंट का 4 था, प्रीमियम का 2 था, 5,000 के हिसाब से 20,000 तो शेयर का हो जाएगा और 10,000 इसका हो जाएगा प्रीमियम का, तो टोटल कितना हुआ, 30,000। ये हो गई ड्यू की एंट्री। अब रिसीव की एंट्री बना लेते हैं हम। रिसीव की एंट्री देखिए, मैंने बनाई है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 30,000 से रिसीव हो जाएगा, ये 30,000 से रिसीव हो जाएगा ये। अब
ये यहां पर ध्यान दीजिए, प्रीमियम भी था इसलिए प्रीमियम भी क्रेडिट किया गया। प्रीमियम प्रॉफिट होता है इसलिए वो क्रेडिट करना पड़ता है। तो ये प्रीमियम को क्रेडिट किया अपन ने, अलॉटमेंट पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं कॉल पे। कॉल की पहले ड्यू की एंट्री होगी, तो कॉल को ड्यू कर देते हैं इक्विटी शेयर कॉल। देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ये, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं है। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कॉल का पैसा कितना था, 3 रुपए, और 5000 शेयर है तो 15,000 बनता है। 15,000। अब रिसीव की एंट्री बना लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, कितना 15,000 और 15,000। तो दोस्तों ये यथावत जिस प्रकार से राशियां आई उसी प्रकार से हमने बना दिया है ना, यथा समय प्राप्त हुई थी। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कॉल, ये बन गई। आगे बढ़ते हैं। राहुल जिसके पास 100 अंश थे, याचना राशि नहीं चुका पाया, अतः कंपनी ने उसके अंश जब्त कर लिए तथा 9 रुपए पूर्णदत्त पर निर्गमित कर लिए। अब राहुल एक अंशधारी है जो याचना राशि नहीं चुका पाया। अब याचना राशि नहीं चुका पाएगा तो दोस्तों अब याचना राशि कहां है, अलॉटमेंट के बाद। इसका मतलब अलॉटमेंट तक तो वही एंट्री बनेगी, बस याचना की एंट्री में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, वो भी रिसीव में, क्योंकि पैसा नहीं देता तो रिसीव पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम याचना के लिए एंट्री बना लेते हैं। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही एंट्री बनाएंगे अपने 15,000 से, क्योंकि ड्यू की एंट्री पे फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा नहीं आया तो, है ना। तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब रिसीव की एंट्री बनाएंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो रिसीव की एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल जिसके पास 100 अंश थे, याचना राशि नहीं चुका पाया, और याचना राशि जो थी वो थी 3 रुपए, है ना, और राहुल के अंश थे 100 रुपए, मतलब 300 रुपए नहीं आया आपके पास 15,000 में से, है ना। तो 300 रुपए नहीं आया, मांगा कितना था 15, तो 300 नहीं आएंगे तो कितना आएगा, है ना, 14,700। तो यहां पर 300 रुपए किस नाम से डेबिट होंगे, कॉल्स इन अरियर डेबिट। तो या तो आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना चाहें तो यहां डेबिट कर दीजिए, नहीं करना चाहें तो यहां भी 14,700 लिख दो, यहां भी 14,700 लिख दो और क्लियर। अब देखो इसने पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने क्या किया, हरण कर लिया, जब्त कर लिया अंश, तो जब्त की एंट्री बनाते हैं, है ना, शेयर फॉरफीचर की, शेयर फॉरफीचर की एंट्री बनाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। अगर आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कॉल को क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर करते हैं तो कॉल की जगह आपको करना है कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर दीजिए। अगर आपने यहां पर अगर आपने कॉल्स इन अरियर यहां लिखा है तो यहां 2 में क्या लिखेंगे आप, कॉल्स इन अरियर, और नहीं लिखा है तो 2 कॉल्स ही लिखेंगे, है ना। और तो दोस्तों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल टू शेयर फॉरफीचर। अब यहां कैलकुलेशन आपको करना है कि कितने अंश जब्त किए जा रहे हैं, 100, कितने रुपए वाला था, 10 रुपए वाला, अंशों पर प्रीमियम भी थी, अंशों पर प्रीमियम भी थी, कितनी प्रीमियम थी, 2 रुपए। परंतु आप ये देखिए कि उस व्यक्ति ने, राहुल ने आवेदन का पैसा दिया, आवंटन का दिया, आवंटन के साथ प्रीमियम भी चुका है,
है ना, याचना दे नहीं दी। अगर प्रीमियम दे दी है ना तो फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम का कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम वो दे चुका है ना। तो अब देखिए यहां मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, पूरा शेयर है 10 रुपए का, 100 रुपए के हिसाब से कितना बनता है 1000। कितने रुपए नहीं दिए उसने 3 रुपए, तो 100 अंशों के कितने बनते हैं 300। तो कितने रुपए चुकाए उसने 7 रुपए चुकाए, तो 700 के हिसाब से एंट्री। वैसे तो आप कहेंगे 3 रुपए आवेदन के और 6 रुपए आवंटन के, 9 रुपए चुकाए, पर इस 9 में तो प्रीमियम भी शामिल है ना 2, तो प्रीमियम को तो दिखाना नहीं है अपने को, इसलिए खाली आवेदन और आवंटन की राशि हम दिखाएंगे, इसलिए 7 के हिसाब से यहाँ एंट्री हुई। ये फॉरफिट हमने कर ली है। अब दोस्तों इन्हीं अंशों को 9 रुपए पूर्णदत्त पर पुनर्निर्गमित भी करना है, तो कर देते हैं, है ना। ये हो गई आपकी री इश्यू की एंट्री होने जा रही है। अब दोस्तों देखिए यहां पर 100 अंश थे और 9 रुपए पूर्णदत्त पर, पूर्णदत्त मतलब अंशों का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब अंकित मूल्य कितना है 10 रुपए। तो जब पूर्णदत्त है तो शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी 10 रुपए। अब पुनर्निर्गमित कितने के लिए किया उसने 9 रुपए के लिए, मतलब 10 रुपए वाले शेयर वो कितने में दे रहा है 9 में दे रहा है, तो 1 रुपए का नुकसान है। तो इन शेयर्स पे देखो ये जो जब्त किया था अपन ने 700 रुपए, ये प्रॉफिट पहले ही हो चुका है, तो ये 1 रुपए का नुकसान कहां से हम पूरा करेंगे इस फोरफिटेड से, है ना। इसलिए देखो 100 के 100 अंश वापस से जब्त कर रहा है ये, तो सॉरी री इश्यू कर रहा है, तो 100 के हिसाब से 1000 रुपए के शेयर हो गए। कितने रुपए आ जाएंगे आपके पास 900 रुपए आएंगे और 100 रुपए डूब जाएंगे। तो ये फोरफीचर की एंट्री आपकी हो गई, या सॉरी री इश्यू की एंट्री आपकी हो गई। अब यहां पर हमें कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखो फोरफीचर में कितना अमाउंट था 700, जिसमें से यूज कितना कर लिया आपने 100, तो अब इसमें से 600 बचा ना, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। शेयर सॉरी आप इसको लिखेंगे शेयर ये दोस्तों कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 600 और 600 ये ट्रांसफर हो गया, क्योंकि 700 में से 100 रुपए यहां यूज हो गए, है ना, तो बचे कितने 600। तो ये दोस्तों हमने कुछ शेयर से रिलेटेड कुछ मतलब अच्छे न्यूमेरिकल किए, जिसमें प्रीमियम, री इश्यू, है ना, और फोरफीचर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और थ्योरी भी हमने इसकी पढ़ी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।